हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम 2021 के एमसीक्यूज़ और जनरल स्टडीज़ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट नंबर 3 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। जितने भी आपके पंजाब के एग्ज़ाम हैं, पीपीएससी का एग्ज़ाम है, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जहाँ अभी बहुत सारी जो है आपकी पंजाब के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं, तो जनरल स्टडीज़ का पार्ट इसमें आपको हेल्प करेगा मेरे क्वेश्चन से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। जितनी भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सारे के सारे लेक्चर पीडीएफ वगैरह वो टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ऐसे ही हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंदर डिस्कस किए हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के लिए जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम है, सीडीएस, सीपीएफ और ऑल ओवर द इंडिया डिफेंस एग्जाम, और प्लस जितने भी आपके एसएससी रेलवे के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने अलग से फोल्डर इसमें बनाया है, वो भी आप देखें। और विपन 15 आपको कूपन कोड यूज़ करना है इस कोर्स के अंदर। 31 मई तक आप परचेज कर सकते हैं। जीएस कोर्स जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक क्या है, उसका एसेंस क्या है, इसमें ये कूपन कोड यूज़ करेंगे आप, डिस्काउंट मिलेगा। आप इन कोर्सेज़ को परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studiiq.com, जहाँ हमारी ऐप के ऊपर, स्टडी आई क्यू ऐप के ऊपर आप इन कोर्सेज़ को जब आप ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा, यहाँ पे होम पेज नज़र आएगा। उसके बाद दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। 10,000 एमसी कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा और जीएस कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट होते हैं आपके वॉट। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एक होती है हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर के यूनिट क्या होते हैं? 746 वॉट होते हैं। एक पावर में आपको लेंस की पावर भी होती है, लेंस की पावर के यूनिट होते हैं डायोप्टर, ये पता होना चाहिए। और पावर किसके बराबर होती है? 1/4 फोकल लेंथ, ये भी क्लियर होना चाहिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कूलाम की बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसके यूनिट होते हैं। वोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके यूनिट होते हैं आपके वोल्ट। एम्पियर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट के यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट के। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, वॉट इज द करेक्ट आंसर, वॉट। यहाँ पे देखिए जी, पावर क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, जिससे हम काम कर पाते हैं, वॉट यूनिट है। फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क के यूनिट होते हैं जूल और टाइम के होते हैं सेकंड। तो इसका मतलब पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, क्लियर। और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और अगर मैं कहूँ 1 वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल बन सकता है। और अगर मैं इसको किलो वॉट कर दूं और इसको आवर में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा? किलो वॉट में वॉट कितने होते हैं? 1000 गुना आवर्स में सेकंड्स कितने होते हैं? 60 मिनट 60 सेकंड, तो मतलब 3600। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल मैं बना सकता हूँ कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम का टाइम, क्लियर। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो आप फोर्स इंटू वेलोसिटी भी पावर का यूनिट कह सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये देखना होगा आपको, क्लियर। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक, देखिए जब भी हम जो मैग्मा होता है, मैग्मा धरती के ऊपर आता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। जैसे ही वो जम जाएगा, कूल मैग्मा इग्नियस रॉक बनेगा, तो उसके बाद छोटे छोटे सेडिमेंट्स बन जाएंगे, क्लियर। उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे, अवसादी चट्टानें जिसे हम कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर हवा पानी का प्रेशर पड़ेगा, तो उसके बाद वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसमें से मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सैंडस्टोन की बात करें तो ये सेडिमेंट्री रॉक है। शेल की बात करें, ये भी सेडिमेंट्री रॉक होती है। लाइमस्टोन की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, और ये भी आपका सेडिमेंट्री होता है। इग्नियस रॉक्स के अंदर कोई भी फॉसिल वगैरह नहीं होते, ना ही यहाँ पे लेयरिंग वगैरह होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं और यहाँ पे आपको लेयरिंग वगैरह भी देखने को मिलती है। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, नेचुरल गैस, ऑयल, फ्यूल वगैरह जितना भी होता है वो सेडिमेंट्री रॉक से हमें मिलता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, स्लेट इज द करेक्ट वन, क्लियर।
यहाँ पे देखिए शेल से बनेगा स्लेट, ये आपका मेटामॉर्फिज्म जो है बढ़ता चला जा रहा है। फाइलाइट, शिस्ट और नीस, तो ये मेटामॉर्फिज्म इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, तो ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर, ये आंसर बनेगा आपका स्लेट इज द करेक्ट आंसर। हु स्टेटेड दैट 5,000 to 20,000 men worked for the 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time। कहने का मतलब क्या है, अकबर के समय के ऊपर जाने कि 5,000 से 20,000 जो है वर्कर्स ने काम किया 40 सालों तक एक 40 पिलर का जो है पैलेस बनाने के लिए। तो ये किस पर्सन ने बोला था? और ये जो पिलर है ये जो आपका पैलेस है, ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में। तो ये बोला था विलियम फिंच ने बोला था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है मनुकी। मनुकी जो है आपका इटालियन ट्रैवलर है, ये याद रखना कि कहाँ से आया था। इटालियन ट्रैवलर है, ये आया था शाहजहां के टाइम पे। शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी महाराज, दारा शिकोह, इनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। टवर्नियर की बात करते हैं। बर्नियर और टवर्नियर दो फ्रेंच पर्सन थे, ये आए थे आपके शाहजहां के टाइम पे। अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी जो हैं ये वो पर्सन हैं जिन्होंने आपके शाहजहां की हिस्ट्री के ऊपर जो है एक बुक लिखी है, और बुक का नाम क्या है? पादशाह नामा। पादशाह नामा भी पेपर में आ सकता है और आपको बादशाह नामा भी आ सकता है, तो दोनों आपके वर्ड सेम हो जाएंगे, पादशाह नामा और बादशाह नामा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। विलियम फिंच इज द करेक्ट आंसर, विलियम फिंच। अगला देखते हैं जी, साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब एक सेल जो होता है वो सांस कहाँ से लेता है? एक सेल सांस कहाँ से लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए वैसे तो हमारी लंग्स काम आती हैं, लेकिन एक सेल जो सांस लेता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल बनता है एटीपी मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही इसको खर्च करते हैं एनर्जी मिलती रहती है और पावर हाउस बन जाता है। एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि इसको खर्च करेंगे तभी एनर्जी मिलेगी आपको। एनर्जी से आपको पता होना चाहिए कि आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ अगर पूछा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो आपका आंसर बनेगा ग्लूकोज। रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी जो पूछा अगर, वो होता है आपका ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है, ये रिजर्व एनर्जी स्टोर होती है आपके लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। एटीपी मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है आपका डीएनए देखने को मिलता है। पूरी सेल ऑर्गेनेलिज्म में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, एक आपका न्यूक्लियस के पास और एक आपका क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी हम कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि ये खाना बनाने में आपको हेल्प करते हैं प्लांट सेल को। क्लियर, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम बना होता है आरएनए से, और राइबोसोम को हम और क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? दो तरीके का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला होता है ये बनाता है आपको प्रोटीन फॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है, और स्मूथ वाला हेल्प करता है फैट को बनाने में, ये ध्यान रखना है। लाइसोसोम की बात करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। और ये सेल के अंदर जाके जो है चीज़ों को इनगल्फ करता है, और बीमारी जो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या बीमारी कोई भी अंदर आपके सेल के अंदर जाती है उसको ख़त्म करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइसोसोम जो होते हैं इंट्रासेलुलर जो है आपका डाइजेशन करते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट वन। अगला देखिए जी, इनमें से ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपका पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता? पंचायती राज सिस्टम जो है आपका दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, पहला आंसर तो बनेगा सी ऑप्शन। इसके अलावा हमारे 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे आपका पंचायती राज सिस्टम नहीं है। नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, और आपका मिजोरम में भी नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में बिल्कुल भी नहीं है आपका पंचायती राज सिस्टम। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पंचायती राज के लिए अगर मैं बताऊं, एक 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, जो इंप्लीमेंट हुआ था 93 में, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। और आपका जो है पार्ट 9 के अंदर लिखा गया है, 11वां शेड्यूल के अंदर लिखा गया है, 11th शेड्यूल के अंदर लिखा गया है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पहली पंचायत बनी थी कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के अंदर, और उसके बाद पूरी फुली स्टेट में बनी थी आपकी आंध्र प्रदेश में बनी थी। हमारी पंचायत जो है वो 3 सिस्टम में है, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और आपका जिला परिषद।
जिला परिषद इज द हेड अथॉरिटी, और जिला परिषद को हैंडल कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैंडल करते हैं, और इनमें से एपेक्स अथॉरिटी जिला परिषद होती है। और इस सिस्टम को डिवाइड किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से किया था, बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से। बलवंत राय कमेटी बैठी थी 1957 में, ये ध्यान रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, दिल्ली। अगला देखो जी, विच सुल्तान वॉज रेप्यूटेड टू द अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, जैसे अकबर ने काम किए हैं और ऐसे ही लिबरल किंग बन के काम किए हैं, तो ऐसे ही कश्मीर का एक राजा था जिनका जो नाम था वो था सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ये सिर्फ नाम आपको याद करना है, क्लियर। लेकिन कश्मीर के लिए आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में एक पुस्तक में लिखा गया है, राजतरंगिणी पुस्तक में लिखा गया है। और राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी थी, कल्हण ने लिखी थी, कल्हण ने लिखी थी, ठीक है। अकबर के नाम पे मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो अकबर आपको पता है नॉर्मल जो मुगल राजा हैं जिसमें 9 नवरत्न हैं, 9 हीरे हैं, 9 लोग हैं। अबुल फजल ने जो है इनके ऊपर पुस्तक लिखी थी, आईने अकबरी, अकबरनामा जिसे हम कहते हैं। और एक आता है आपका अकबर सेकंड, अकबर सेकंड, ये अकबर सेकंड भी पूछा जाता है, ये भी मुगलों में है। और अकबर सेकंड वो पर्सन है जिन्होंने राजा राम मोहन राय जी को राजा का टाइटल दिया था, और अदरवाइज उनका नाम तो राम मोहन राय था, राजा का टाइटल दिया था, ये ध्यान रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, अनफॉरगेटेबल किंग। फ्रॉम विच कंट्री सुभाष चंद्र बोस वेंट टू सीक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं कौन से देश से जो है हेल्प लेने गए थे, सबसे पहले लेने गए थे ये जर्मनी से। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। 26 जनवरी 1941 को जो है ये कलकत्ता से निकले, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता से निकले, अपने घर से निकले, फिर ये ट्रैवल करे कहाँ पे, काबुल में, फिर ये गए थे मॉस्को में, देन लास्ट में आपके गए थे ये जर्मनी में, क्लियर। जर्मनी से इनको हेल्प मिली, सबमरीन मिला, क्लियर। फिर उसके बाद आगे अपना प्रोसेस आपको स्टार्ट कर दिया। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करूंगा, 38, 39 आईएनसी का सेशन, हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन दोनों जीते। त्रिपुरी सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पत्ताभी सीतारमैया को हराया था जो गांधी जी के नॉमिनी थे। इसके बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी की डिफरेंसेस बढ़ने लगे और सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन किया 39 में। जैसे रिज़ाइन किया तो एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और 39 में ही जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जो है स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद 1943 में ये सिंगापुर में जाके गए, सिंगापुर में जाके जो है इन्होंने सिंगापुर में जाके ये आईएनसी को इन्होंने काम किया आगे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इन्होंने जो है वहाँ पे जो है आपकी फोर्सेस बनाई, जय हिंद का नारा दिया, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये इन्होंने बोला, नेताजी बोला गया इनको। और प्लस इनकी ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी भी इनकी देखने को मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, जर्मनी इज द राइट वन। इनमें से ऐसे कंपाउंड्स कौन से हैं जो एसिड रेन करते हैं। पहली बात तो रेन का फिनोमिना जो होता है वो ट्रोपोस्फियर लेयर से देखने को आपको मिलता है, और एसिड रेन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ से वो आपके जो हमारे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों से धुआं वगैरह जाता है तो ट्रोपोस्फियर में आके जम जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं बैड ओजोन के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ से क्या करती है, रेनफॉल जब होती है तो वो आपके जितने कंपाउंड्स होते हैं वो नीचे लेके आते हैं, और मेनली 2 कंपाउंड्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये बनेगा सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। पेपर में ये दोनों वर्ड भी आ सकते हैं, पेपर में आपको ऐसे भी आ सकता है SO2 + NO2 वही चीज़ है, या फिर पेपर में आपको आ सकता है H2SO4 + HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी आ सकता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन, क्लियर। याद रखिए यहाँ पे देखो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जो आप खुद करते हैं, जितने भी फैक्ट्रियाँ वगैरह से सारा जो है गंदमंद निकलता है, आपके पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, और उसके बाद जो है गैशियस पॉल्यूटेंट जो है एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स एटमॉस्फेयर में आ गए, और एट द एंड जो बारिश होगी तो नीचे आ जाते हैं, और सेम टू सेम एसिड रेन की फॉर्म में। द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद द वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं हम राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है, राजेंद्र सिंह जी को। इनको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 2001 में, ये याद रखिए मैग्सेसे अवार्ड। बाबा आमटे की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है लेप्रोसी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। लेप्रोसी जो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण फैलती है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है ये।
और मेधा पाटकर, आपको सबको पता होगा, मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। नर्मदा को बचाने के लिए नर्मदा के ऊपर सरदार सरोवर डैम की जो है हाइट को बढ़ाया जा रहा था, उस चीज़ को रोकने के लिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राजेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। राजेंद्र सिंह, वाटरमैन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नाफ्टा, नाफ्टा के साथ कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको कहते हैं नाफ्टा, क्लियर। और ये बना था 1 जनवरी 1994 को, जिसके अंदर हमने ट्रेड ब्लॉक बनाया था नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और इसमें जो कंट्रीज थी वो एग्रीमेंट किसने किया था? कनाडा ने, मैक्सिको ने और यूएस ने, नॉट विद द ब्रिटेन। सो इसमें नॉट पूछा गया है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा, ग्रेट ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका नाफ्टा के साथ संबंधित नहीं है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक फुट डिजीज जो होती है वो किसकी टॉक्सिसिटी से होती है? तो मैं आपको बता देता हूं, तो ये होती है ब्लैक फुट डिजीज, क्लियर। और ये किसके कारण होती है? कि अगर आपके पानी के अंदर आर्सेनिक कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, इससे क्या होती है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो लोअर लिम्स की होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? आपकी डैमेज हो जाती हैं। डैमेज होने से जो है आपका गैंग्रीन बनने लगता है, यानी कि गलने लग जाती हैं, और एट द एंड जो है ये प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती है। और इसमें क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, यानी कि 20 से 40 सालों में स्किन कैंसर ताइवान में देखने को मिला, कैरेटोसिस एंड हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब कलर चेंज होने लग जाएगा, और ब्लैक फुट डिजीज मेनली ताइवान के अंदर, और लंग कैंसर आपका ताइवान, जापान और चिली के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। सो ब्लैक फुट डिजीज जो है ये आपको देखने को मिलती है किसकी कंजम्पशन के? टॉक्सिसिटी से, आर्सेनिक की। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। आर्सेनिक जो है आपका वाटर के अंदर पोल्यूशन भी करता है, यूरेनियम करता है, फ्लोरीन करता है, ये सारे आपके कॉज करते हैं पोल्यूशन। फ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन की कंजम्पशन से जो है दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो आपका डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है, डेंटल फ्लोरोसिस, और दूसरा जो होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो जाता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस, क्लियर, जिसमें आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और एक फ्लोरीन की बात करता हूं तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कैडमियम और बोरोन रोड यूज़ करी जाती हैं आपकी कंट्रोल रोड की तरह, वो यूज़ करते हैं हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। लेड की बात करते हैं, सीसा की बात करते हैं तो इसकी और होती है गैलिना। लेड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। लेड जो होता है टेट्रा इथाइल लेड, जिसे हम यूज़ करते हैं एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉकिंग कंपाउंड भी यूज़ करते हैं, यानी कि गाड़ियों में खड़खड़ को दूर करने के लिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आर्सेनिक इज द राइट वन। बीटी कॉटन जो है एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसमें हम जीन ट्रांसफर करते हैं कहाँ से? बीटी कॉटन का मतलब क्या हो गया? बीटी वर्ड का मतलब होता है बैसिलस थुरेंजियासिस, बैसिलस थुरेंजियासिस, क्लियर। और बैसिलस थुरेंजियासिस एक बैक्टीरिया होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उसकी कॉपी बना के आप उसको अंदर डाल देते हैं, और इससे क्या होता है कि प्लांट के अंदर वो ट्रेट आ जाता है, और अगर कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर इफेक्ट करना चाहेगा तो वो इफेक्ट नहीं होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बीटी कॉटन जो होता है ये एक्चुअली जीन ट्रांसफर होता है हमारा बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया। कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है पहली बार किसने उगाई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों ने उगाई थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन जो होता है, कॉटन की खेती के लिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, काली मिट्टी, जिसे आप क्या कहते हैं? रेगूर सॉइल, रेगूर सॉइल। और रेगूर सॉइल, ब्लैक सॉइल जो होती है वॉल्केनिक ओरिजिन होती है, काला रंग होता है इनका, और प्लस जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉटन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वायरस की बात करते हैं तो वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी कहते हैं। एवेनोवस्की ने जो है इसको ढूंढा था पहली बार, टोबैको मोज़ेक वायरस ढूंढा था। और फंगस की बात करते हैं तो फंगस की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। और कौन सा एडिबल फंगस होता है? मशरूम। एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। और एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है, तो उस चीज़ को अगर हम कहें तो उसको कहते हैं हम लाइकन, लाइकन इनके कारण बनता है। अगर लाइकन हवा में प्रेजेंट है तो मतलब हेयर जो है आपकी प्योर है, अगर लाइकन एब्सेंट है तो हवा आपकी दूषित है, और उसमें आपका मेनली सल्फर पोल्यूशन देखने को आपको मिल रहा है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया। अगला देखिए जी, 1857 के जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, इसमें किसने अंग्रेजों को जो है असिस्टेंस नहीं दी थी, मतलब अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? सिंधिया ऑफ ग्वालियर, इन्होंने तो साथ दिया था जी, ठीक है। बेगम हजरत महल, ये नहीं होगा, बेगम हजरत महल इन्होंने तो लड़ा था, अवध से लड़े थे, 1857 का रिवोल्ट लड़े थे ये तो। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने साथ दिया था। सिकंदरा बेगम ऑफ भोपाल, इन्होंने भी साथ दिया था। और इसके अलावा सिंधिया ऑफ ग्वालियर के अलावा होलकर,
होलकर जो हैं आपके इंदौर से, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गया, राजा जोधपुर के और जो नवाब भोपाल के और रूलर्स पटियाला, सिंध, कश्मीर के, तो इन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों को। लेकिन बेगम हजरत महल ने साथ नहीं दिया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। अवध स्टेट एक ऐसी स्टेट थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जो है इनको इंटीग्रेट कर लिया गया था ड्यू टू द मेल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ पे जो है आपका जो प्रशासन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, इसीलिए इसको डाल दिया गया। बट बाद में इसको छोड़ दिया गया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इसको निकाल दिया गया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बेगम हजरत महल अवध से लड़ी थी लखनऊ से। अगला देखिए जी, इनमें आपकी जो है आपकी मेटल्स हैं और ओर्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी किसके साथ है। मरकरी की बात करता हूं तो सिनाबार जिसे हम कहते हैं 3 ऑप्शन। कॉपर की बात करता हूं तो मेलाकाइट होता है 4th ऑप्शन। और सिल्वर की बात करते हैं तो आर्जेनेटाइट होता है 1 ऑप्शन। मैंगनीज की बात करते हैं तो पायरलूसाइट होता है 2 ऑप्शन। 3, 4, 1, 2 बनेगा करेक्ट आंसर। इसका मतलब ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ए ऑप्शन। मरकरी की बात करता हूं तो मरकरी का सिंबल होता है Hg, क्लियर। मरकरी जो है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इसको जो हम थर्मोमीटर वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर मैंने -50 मापना हो, -60 मापना हो, तो मैं कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करूँगा? एल्कोहल थर्मोमीटर यूज़ करूँगा, ये याद रखना। मरकरी की बात करें अगर किसी चीज़ के अंदर, मिश्रण के अंदर जो है, देखिए अमलगम की अगर बात करते हैं, जो दांतों में कहते हैं ना चांदी भरी हुई है, तो अमलगम के अंदर मरकरी इज ए कंपोनेंट जो आपको देखने को मिलता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर महंगा होता है, इसलिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर पहली मेटल थी जो डिस्कवर करी गई थी चालकोलिथिक एज में, चालकोलिथिक एज में डिस्कवर करी गई थी। क्लियर, याद रखना। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफेक्ट, मतलब एकदम से आपने पूरी सांस ली, फिर उसके बाद पूरी सांस लेके आपने पूरी की पूरी बॉडी से जो है बाहर सांस निकाल दी, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वाइटल वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाइटल वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हो, जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, कोई आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे नॉर्मल सांस लेना, दैट इज कॉल्ड आपका टाइडल वॉल्यूम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइडल वॉल्यूम होता है मिनिमम 500 लीटर पर इंस्पिरेशन। क्लियर। लंग वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है आपका लंग्स के अंदर, जब आप सांस लेते हैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम लंग्स के अंदर कितना चला जाता है? जब आप पूरा सांस ले लेते हैं अंदर तरफ। क्लियर। 600 ml आपको देखने को 6000 ml देखने को मिलता है ये। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जब आप सांस ले लेते हो बाद में छोड़ देते हो, सांस छोड़ने के बाद जो आपकी जो लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत भी हवा रहती है, वो उसको क्या कहते हैं? हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। सो मैं एम रिपीटिंग अगेन, वाइटल वॉल्यूम वो होता है कि जब हमने पूरी सांस ली और एकदम से सांस छोड़ी, तो डेट इज कॉल्ड वाइटल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो होता है कि आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम वो होता है कि आप मैक्सिमम वॉल्यूम जो है आप कितना अकोमोडेट कर सकते हैं लंग्स के अंदर। रेजिडुअल मतलब जैसे आपने सांस छोड़ी, तो उसके बाद आपके लंग्स में क्या कितना जो है गैस हवा रह गई है, गैस रह गई है, नॉट गैस बट द एयर रह गई है, तो डेट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सो यहाँ पे देखिए, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल और वाइटल कैपेसिटी, तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम, तो टोटल लंग कैपेसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए जी, इट्स नॉट बाउंडेड, इट्स बॉन्डेड लेबर। क्लियर। बाध्य श्रम जिसे हम कहते हैं। एबॉलिशन एक्ट 1976 इज रिलेटेड टू, मतलब बॉन्डेड लेबर हम नहीं करवा सकते किस में? बॉन्डेड लेबर हम नहीं करवा सकते किस चीज़ के अंदर? फोर्सफुल लेबर नहीं करवा सकते। ये आपका किसके साथ संबंधित है? देखिए, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के, लेकिन मैं इसके आपको बता देता हूँ ऑप्शन में। आर्टिकल 23 की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल 23 में हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम नहीं कर सकते, फोर्सफुली किसी से जो है नौकर नहीं बना सकते, बैगर नहीं करवा सकते, जहाँ हम फोर्सफुल लेबर नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 में हम बोलते हैं कि कोई भी पर्सन जो है, बच्चा अगर 14 साल से कम है, तो उसको हम ना तो फैक्ट्री में, ना ही हम माइन वर्क में, ना ही हम कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं भेज सकते। आर्टिकल 25 की अगर मैं बात करता हूं तो 25 में ये बोला जाता है कि आप किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल 27 की अगर मैं बात करता हूं तो ये बात करता है
कि स्टेट जो है वो कोई भी टैक्स नहीं ले सकती, जो भी आपका रिलीजियस जो है रिलीजियस जगह है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके मेंटेनेंस के लिए कोई भी आपको टैक्स नहीं लिया जा सकता, मतलब वो टैक्स फ्री ज़मीन होती है। तो इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि बॉन्डेड लेबर का एक्ट जो है आपका 1976 का इसके साथ ऑप्शन में बनेगा। क्लियर? वैसे तो आपको पता ही लगी गया होगा, बट थोड़ा सा आप बताइए कि 23 में बनेगा या 24 में बनेगा। आंसर इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए जी, आर्टिकल 23 क्या है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, फोर्सफुल लेबर को रोकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रोहिबिशन ऑफ कंपलसरी सर्विसेज, जिसमें हम क्या कहते हैं कि स्टेट कैन फोर्स पीपल टू डू कंपलसरी सर्विसेज फॉर द पब्लिक पर्पसेज। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स को ड्यूटीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, और जैसे आपने देखा होगा जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स। क्लियर? और जो आपकी कोविड ड्यूटीज़, ये आपको पता होगा कंपलसरी सर्विसेज इसमें बोला गया है। चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते आप, 24 में लिखा है, फैक्ट्रीज में, माइंस में, या किसी भी डेंजरस काम में अगर वो पर्सन 14 साल से बच्चा कम है, तो ये पता होना चाहिए। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। So always with the assent and often to the dictates of the chambers of commerce, the government of India is carried on and this is the white man's burden। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बनी है और ये किसी और का बर्डन नहीं है, ये अंग्रेजों का बर्डन है। अंग्रेज ही इसको संभालेंगे, अंग्रेज ही आगे काम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये दी थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी ने। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है मेंबर थे 1910 से 1920 के बीच में। क्लियर? ये वही पर्सन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 9 दिसंबर 1946 को, और इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर को बना दिया गया था, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट। क्लियर? याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियन ओपिनियन जो साउथ अफ्रीका से लिखा था, हरिजन नवजीवन, यंग इंडिया, ये इंडिया में लिखे थे। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिसमें इनका लाइफ का वर्णन 1920 तक का लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़िए। दुर्गेश नंदनी, देवी चौधरानी, वंदे मातरम, क्लियर, आनंद मठ, ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, बुक्स लिखी हुई हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सचिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। देखिए जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन करी गई थी तो एक आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसे हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका 1956 का, जिसके अंदर जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई है हमारी 1956, जिसमें हमने बोला 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया, पूरा देश मतलब यूनाइट किया। और ये सारा का सारा जो है लैंग्वेज बेसिस के ऊपर आधार था। एक्चुअली लैंग्वेज बेसिस का स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1948 के अंदर एक कमीशन बैठा था, एस के धार कमीशन। इन्होंने बोला कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती जा रही है वैसे ही आप ऐसे करो, वैसे ही राज्य बना दो। लेकिन इसकी रिपोर्ट 1949 में जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारमैया ने कैंसिल कर दी कि ये ऐसी चीज़ नहीं बनेगी। 53 के अंदर पोटी श्री मल्लू नाम के एक व्यक्ति थे जो आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, करंटली आंध्र प्रदेश। उस टाइम पे मद्रास स्टेट बनाई हुई थी। मद्रास में 2 तरीके के लोग रहते थे, एक तेलुगु स्पीकिंग और एक आपके तमिल स्पीकिंग। क्लियर? तो इन्होंने पोटी श्री मल्लू ने बोला कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग कर दो, तो हमारा एक राज्य बना दो जिसे हम कहते हैं आंध्र प्रदेश। समझ आया? तो इसके बाद जो 53 में इनकी डेथ होगी, 56 डेज के बाद फिर एक कमीशन बैठा था, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन भी जो है 1953 में बैठा, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? फजल अली। इनके साथ थे डेट इज़ के एम पानीकर थे, और उसके बाद एच.एन. कुंजरू थे। ये 3 लोग थे जिन्होंने ये आपका पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइज किया, और 56 के अंदर जो है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में आपका पूरा देश जो है लिंग्विस्टिक्स बेसिस के ऊपर बन गया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इनमें से ऐसी कौन सी ग्लैंड्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं? ग्रोथ हार्मोन्स का मतलब क्या हो गया कि बॉडी की ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगी। सो ग्रोथ हार्मोन जो है आपका कौन सा होता है? डेट इज सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन अगर ज़्यादा निकल जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी? जिजेंटिज्म मतलब हाइट आपकी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपकी हाइट भी बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा निकल आया, प्लस चिन भी बाहर को निकल आ रही है, जैसे आपने खली में देखा होगा, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्रोमीगैली कहा जाता है। क्लियर? अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए आपकी बॉडी के अंदर तो वो होता है ड्वार्फिज्म।
उसको हम क्या कह देते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारे हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, आपकी मास्टर ग्लैंड, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, याद रखना है, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है और यहाँ से आपके दो हार्मोन निकलते हैं जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, नॉर एपिनेफ्रिन, क्लियर। एपिनेफ्रिन को हम क्या कहते हैं, एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है एड्रिनालिन, जिसे हम क्या कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब फाइट, फ्लाइट और फियर। जब तीनों में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो वो हार्ट बीट बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन है, आपका एड्रिनालिन। पैंक्रियास की बात करते हैं तो ये मिश्रित ग्रंथि है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन निकलता है बीटा सेल से, ग्लूकागॉन निकलता है अल्फा सेल से, सोमैटोस्टैटिन निकलता है डेल्टा सेल से। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन का फंक्शन होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर दो ग्लाइकोजन में। ग्लूकागॉन का उल्टा फंक्शन, ग्लाइकोजन को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ये आपका ग्लूकागॉन से। सोमैटोस्टैटिन अल्फा और बीटा सेल्स की एक्टिविटी को चेक करता है। थायराइड ग्लैंड जो है इससे हार्मोन निकलता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन, और ये जो है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, थायरोक्सिन हार्मोन, जो हमारी बॉडी की अंदर एक्टिविटीज़ को हेल्प करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम खा रहे हैं या आयोडीन कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो आपकी थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम हो जाएगी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस से होकर निकलते हैं। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्मोस्टैट, क्लियर। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड हंगर कंट्रोल सेंटर, थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, याद रखिए। द स्टेट डेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम द अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला कौन सा है, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका, और ये है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन और जो है आपका मेडिटेरेनियन सी को भी जोड़ता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को भी जोड़ता है, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में देखने को आपको मिलता है, दैट इज स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पाक स्टेट आपको पता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, या फिर आप कह सकते हो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में। और बेरिंग स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, बेरिंग स्टेट आपका देखने को मिलता है, ये सेपरेट करता है रशिया और यूएस को सेपरेट करता है, दैट्स इट। और एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में भी बेरिंग स्टेट का पार्ट बन जाता है। तो ये याद रखिए, मेनली इंपॉर्टेंट इज बी ऑप्शन, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी क्लासेस के अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और यहाँ पे 1,35,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है हम MCQ डिस्कस करते हैं। इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, 10,000 MCQ कोर्स से आपका आराम से निकल जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी GS आता है, विपन 15 आप कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 31 मई तक ये वैलिड है। देखिए मैंने कहा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने और भी तैयार किए हैं, टॉपिक्स बनाए हैं मैंने इसमें। SSC रेलवे के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आपके डिफेंस एग्जाम के, CDS CPF के, स्टेट PCS और UPSC के भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया ना कि ऑल इंडिया का कोई भी एग्जाम आप देख सकते हैं इसमें से। GS कोर्स ये हमारा थ्योरी कोर्स है, इसमें हमने थ्योरी टॉपिक समझा है, टॉपिक का मतलब क्या है, क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक से। VIP 500 कूपन कोड इसमें लगाना है। अब हम इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो हमारी वेबसाइट studyIQ.com या हमारी ऐप के ऊपर, StudyIQ ऐप के ऊपर। जैसे आप इसको खोलेंगे वेबसाइट और ऐप को, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा, GS कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।